Hello, my dear students. Myself Roman Gupta, and I welcome you on our YouTube channel Roman Physics Classes. Today we are going to do 8th lecture from current electricity, and the topic is temperature dependence of resistivity और resistance. आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हमें बहुत अच्छे से समझना भी है. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस. सो बेसिकली आज हम ये करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे चैनल से. सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस. उससे पहले हमारा जो एक फॉर्मूला है, जो हम लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. तो बेसिकली इस फॉर्मूले का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि ये जो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे लेक्चर 7 में, तो उसका यहाँ लेक्चर 8 में यूज होने आया है, तो वो बेसिकली आज हम करने वाले हैं. तो जिन लोगों ने लेक्चर 7 नहीं देखा है तो प्लीज आप लेक्चर 7 देखें, तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है तो समझना है. तो बेसिकली रो मतलब रेसिस्टिविटी, एम मतलब मास ऑफ चार्ज, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ई मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो बेसिकली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, तो आप उस पर जाके ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और वहां से वो पढ़ लेंगे आप. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस द कलीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस. ध्यान से बात समझनी है यहाँ पे. अगर हमारा कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो कलीजन है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, उस कंडीशन में जो कलीजन इंक्रीज करेगा मतलब कलीजन फास्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. अब जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमारी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी. ध्यान से समझना बात को. तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम है क्या. पहले तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, फिर नेक्स्ट जो कलीजन हुआ, एक कलीजन होने के बाद दूसरे कलीजन के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. तो बेसिकली अब यहाँ पे हमें समझना है कि अगर टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो वाइब्रेशंस है इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर के अंदर, जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज करेंगे. और जब वो वाइब्रेशंस इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कलीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड से होगा और तेज होगा. जब तेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब बार बार जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा और उस कंडीशन में हमारी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी. तो यहाँ ये समझना है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इस कंडीशन में रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. तो बेसिकली रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. तो बेसिकली टाउ की अगर हम बात करते हैं तो टाउ इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. सो फॉर प्योर कंडक्टर सच एज कॉपर, अब हमने कॉपर ले लिया, कंडक्टर लेना है बेसिकली, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉय, इंसुलेटर, इन सब के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो कंडक्टर के लिए बेसिकली फॉर्मूला हमने लिया रो टू इज इक्वल्स टू रो वन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. रो 1 और रो 2 क्या है, बेसिकली रेसिस्टिविटी है. रेसिस्टिविटी रो 1 की बात करें, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर की उसको हमने रो 1 से डिनोट किया है, और रो 2 को रिप्रेजेंट किया हमने रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट थीटा डिग्री सेल्सियस. एक हमने कोई टेम्परेचर मान लिया जहां पे रेसिस्टिविटी, दूसरी जो फाइनल रेसिस्टिविटी मान ली उसको रो 2 से हमने बोला है, रिप्रेजेंट किया है. और अल्फा जो हम बेसिकली यहाँ अल्फा देख रहे हैं, तो अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी. ठीक है, अल्फा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोलते हैं. और मेटल्स के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो अल्फा की वैल्यू होती है मेटल्स के लिए, तो वो हमारी डिपेंड करती है बेसिकली 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁴ के बीच में. और बेसिकली अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स. तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स के बीच में अल्फा की वैल्यू वेरी करती है. अब हम समझते हैं ग्राफ को. ध्यान से समझना है इस बात को. ग्राफ को देखते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें. एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टिविटी भी हमारी इंक्रीज करेगी. तो यहाँ आ जाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा. तो एक चीज समझनी है, जब हमारा टेम्परेचर लो था, जब टेम्परेचर एकदम बहुत हाई नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारा ग्राफ है आप देख सकते हो, उसमें जो हमारी लाइन चल रही है वो एक तरीके से
स्ट्रेट सी चल रही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ बढ़ा वैसे ही उसकी रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करने लगी। कंडक्टर के अंदर इस बात का ध्यान रखना, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है, और टेम्परेचर घट रहा है तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज कर रही है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसी में छोटा सा चेंज है, सो लेट बी डू। बच्चों अगर आपको याद हो, क्योंकि हम ये रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बेसिकली हमने एक रिलेशन पढ़ा था जिस रिलेशन का नाम था R इज टू रो एल अपॉन ए। बहुत सिंपल रिलेशन है, रेसिस्टिविटी वाला जब हमने फंडा देखा था, रेसिस्टिविटी हम जब फाइंड आउट कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था R इज टू रो एल अपॉन ए, और ऊपर लिंक भी आ रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करो तो आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक चीज हम समझते हैं, L अपॉन ए को अगर हम 1 मान लेते हैं, मतलब ध्यान से समझो इसको, L अपॉन ए को हम 1 मान लेते हैं इफ, उस कंडीशन L अपॉन ए मतलब जैसे L हमने एक वायर लिया या कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ हमने मान ली 1 मीटर और हमने उसका एरिया मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उस कंडीशन में अगर ध्यान दें, अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो R इज टू हो जाएगा क्या, रो। इज इट क्लियर? R इज टू रो हो जाएगा। तो बस जब R इज टू रो हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हैं। तो R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमें मिल गया R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे इनके यूजुअल मीनिंग से जैसे इसमें थे, तो R2 का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट थीटा डिग्री सेल्सियस, R1 रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा सेम कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी अभी देखी थी कंडक्टर की। अब हम करने वाले हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, एलॉय और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं एलॉय के लिए। एलॉय का मतलब तो आप सभी समझते होंगे, द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। सिंपल, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को हम जब मिला देते हैं तो वो एलॉय बन जाता है। ये बात हमें अच्छे से पता है, तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ये। तो भाई हम एलॉय की, हमने अब यहाँ पे एलॉय की टेम्परेचर डिपेंडेंस देखना है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया निक्रोम, जैसे हमने एलॉय ले लिया निक्रोम। तो उसमें एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी लार्ज, सो देयर इज वेरी वीक डिपेंडेंस। मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो रेसिस्टिविटी है एलॉयज की, बहुत लार्ज रेंज होती है रेसिस्टिविटी की, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है वो बहुत वीक होता है, मतलब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता इसके लिए टेम्परेचर, एलॉयज के लिए टेम्परेचर मायने नहीं रखता, बहुत वीक चेंजेस आते हैं, बहुत लिटिल चेंजेस आते हैं, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी वजह से एक चीज और हमें समझनी है, एलॉय इज एन excellent substance to be used for construction of standard resistance coil, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता, मतलब इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती। इस वजह से हम एलॉयज को स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। एलॉयज को हम स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी, एलॉय की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती, बहुत वीक चेंजेस आते हैं और बोल सकते हैं बहुत वीक डिपेंडेंस है इस वजह से। तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर और ये रेसिस्टिविटी, तो बेसिकली इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। अब हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो एट 0 केल्विन, ये 0 केल्विन है, तो एट 0 केल्विन बोथ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। ध्यान से समझना हमें कि 0 केल्विन जब टेम्परेचर है 0 केल्विन, तो उस कंडीशन में हमारा जो सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, दोनों की जो वैल्यू होती है रेसिस्टिविटी की, वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट वैल्यू होती है रेसिस्टिविटी की सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की एट 0 केल्विन। तो सिंपल सी बात है, जब 0 केल्विन पे इतनी ज्यादा वैल्यू होती है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तो इससे इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली इसका ग्राफ आप देख सकते हो,
यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ हमारा नीचे गिरता है, नीचे गिरता हुआ सा ग्राफ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी तो हमारी इंक्रीज करती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो यही यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब ध्यान से समझना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से समझो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन हमारी सेमीकंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ आप देख भी सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज कर रही है इसकी सेमीकंडक्टर की। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। सो देखते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 7.5 ohm at 22 डिग्री सेल्सियस एंड 15.7 ohm at 175 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब अल्फा हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो जो चीजें गिवन है न्यूमेरिकल में, हमेशा ध्यान रखिए, जो चीजें हमें गिवन होती है वो हमें पहले सॉल्व करनी है, पहले लिखनी है बेसिकली। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है यार समझना है हमें पहले। तो बेसिकली हमें दे रखा है इन्होंने R1 हो गया हमारा 7.5 ओम। तो T1 हमारा जो दे रखा है उसके लिए वो दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली R2 हमें दे रखा है 15.7 ओम। सिमिलरली टेम्परेचर T2 इज टू दे रखा हमें 175 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें वैल्यूज दे रखी है, और इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है अल्फा इज टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, R2 इज टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इज टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को बेसिकली हम चाहे तो T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो हमने ये कर लिया। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो लेट वी पुट द वैल्यूज। तो R2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 15.7 माइनस 7.5 अपॉन R1 की वैल्यू हमारी 7.5 इन ब्रैकेट, ये कितना है 175 माइनस 22। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है, 15.7 में से 7.5 किया तो हमारा हो जाएगा 8.2, ओके। और ये हो जाएगा हमारा 7.5 ब्रैकेट में 175 माइनस 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 एंड 1। तो बेसिकली हो गया 7.5 इंटू 153। अब अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आंसर 7.14 इंटू 10⁻⁻9 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली इसमें। तो हमने ये न्यूमेरिकल किया हुआ है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, टॉपिक पूरा विद न्यूमेरिकल। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपके एक्सपीरियंस कैसा है और आपको कैसा लगा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ पाए, और खूब सारा फैला दो इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।